बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 16 करने जा रहे हैं। और ये कौन सा टॉपिक है? ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, आइडियोलॉजी एंड नेशनल कैरेक्टर। आइडियोलॉजी और कौमी किरदार। आइडियोलॉजी एंड कौमी किरदार, आपकी सोच का आपके कौमी किरदार से क्या लेना देना है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये थोड़ा सा सख्त हो गया, इसलिए मुझे मिटाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है इसको। बहरहाल ये आखिरी टॉपिक है। ये रहा हमारे पास, आपकी बुक के पेज नंबर 11 के ऊपर है, आइडियोलॉजी एंड नेशनल कैरेक्टर। लास्ट टॉपिक नंबर 6 है। एक ही वीडियो में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। लेकिन वही आगे बढ़ने से पहले फिर दोबारा बता दूं, ये लेक्चर बेकार है आप लोगों के लिए अगर आपके पास ये बुक नहीं है हाथ में, या इसका PDF आपने नहीं खुला हुआ, आपके पास रजिस्टर नहीं है, आप लेक्चर को नोट नहीं कर रहे, या सबसे अहम तरीन बात, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 से शुरू नहीं किया, तो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं आइडियोलॉजी को लेके। ठीक है भाई? आइडियोलॉजी एंड नेशनल कैरेक्टर लास्ट टॉपिक है। आइडियोलॉजी एंड नेशनल कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब है किरदार, नेशनल का मतलब है कौमी। आपको बड़ी आसान मिसाल देके समझाता हूँ कि 10 लोग हैं, ठीक है, एक जगह पे रहते हैं, और ये 10 लोग जो है वो बोलते हैं कि ये जगह का ये जो हिस्सा है, इस पूरी जगह का ये जो हिस्सा है, आप हमें इस जगह को एक अलग मुल्क बना दीजिए। उसके सिलसिले में क्या वो वाक़यात होते हैं, क्या सिस्टम होता है। बहरहाल इस जगह पर ये 100 लोग हैं, टोटल 100 लोग हैं। ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इस पूरे इलाके में 100 लोग हैं, जिनमें से ये 10 लोग जो हैं वो इस जगह पर हैं, ये 10 लोग हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई हमें ऐसा करो कि इस जगह पर हमारी मेजॉरिटी है और आप हमें एक अलग मुल्क बना दो। तो ये पूरा का पूरा खित्ता जो है वो सब कॉन्टिनेंट या इंडिया था, और इसमें से ये 10 लोग जो है अलग हुए और इन्होंने पाकिस्तान बना लिया। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा का पूरा खित्ता इंडिया हो गया, और इसका ये जो टुकड़ा है जहाँ पर ये 10 लोग आबाद हैं, इन्होंने मिलके पाकिस्तान बना दिया। पूरे खित्ते में कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। अब ये जो टुकड़ा बना है, इसमें 10 लोग जो हैं, इन सब की सोच एक जैसी है, इनकी आइडियोलॉजी एक जैसी है। थिंकिंग और आइडियोलॉजी के दरमियान फ़र्क मैंने क्लियरली बता दिया था। अगर आप इस फ़र्क को भूल गए ना तो फिर आप भटक जाएंगे। थिंकिंग का मतलब है आपकी सोच, ठीक है, और आइडियोलॉजी का मतलब भी आपकी सोच ही है। लेकिन थिंकिंग वो है जो कि आम सोच है, आइडियोलॉजी वो है जो कि ख़ास सोच है। थिंकिंग वो है जो कि बदल भी सकती है, आइडियोलॉजी वो है जो बदल नहीं सकती। थिंकिंग वो है जिसमें आप तब्दीली भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे आम पसंद नहीं है, मेरी थिंकिंग है मुझे पसंद नहीं है, थोड़े टाइम बाद मैं आम खाता हूँ, मुझे पसंद आने लगता है, मेरी थिंकिंग चेंज हो गई। आइडियोलॉजी जो है वो चेंज नहीं होती, ऐसी सोच है जो कि चेंज नहीं होती, वो बदलती नहीं है। वो आपकी जड़ों में घुसी हुई है, वो सोच, वो आपके ईमान का हिस्सा है। उसके बगैर आप साइड में लेफ़्ट राइट जा ही नहीं सकते। बहरहाल इस पर तो पिछली वीडियोज़ में तफसील से बात कर चुके हैं, इस ज़रा टॉपिक से नहीं हटेंगे। इसका मतलब है आइडियोलॉजी एंड नेशनल कैरेक्टर, कौमी किरदार। अब ये 10 लोग जो हैं ये क्या है? ये नेशन है, ये कौम है एक। ये क्या है? ये नेशन है, ये कौम है, और ये टुकड़ा क्या है? ये इनकी कंट्री है। अब मैं आपसे आसान सी बात पूछता हूँ, ये 10 लोग जो काम करेंगे तो फिर क्या होगा? कंट्री तरक्की करेगी ना। आसान सी बात है, मुश्किल तो नहीं है।
ये जो 10 लोग हैं, जो 10 लोग मिलके एक कौम बना रहे हैं, ये मिलके कलेक्टिवली काम करेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, कंट्री, मुल्क जो है, क्या उसका नाम नहीं होगा, क्या उसकी तरक्की नहीं होगी? सोचने की बात है। और अगर यही 10 लोग गलत काम करेंगे तो इससे क्या होगा, कंट्री जो है वो तरक्की नहीं करेगी। दूसरा क्या नतीजा निकलेगा, ये कंट्री जो है वो बदनाम भी होगी। तो बात घूम फिर के ये आती है कि आपके मुल्क की तरक्की, आपके मुल्क की नेकनामी, इन सब का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? ये जो 10 लोग मिल के ये मुल्क बना रहे हैं, इनके काम से, इनके काम से। शुरू की वीडियोस में बता चुका हूँ कि काम जो है ये स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 1 होती है सोच। जैसी सोच होगी वैसा काम करेंगे। अगर तो इन 10 लोगों की सोच जो है वो अच्छी है तो ये अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम होने से क्या होगा, किसकी तरक्की होगी, मुल्क की तरक्की होगी। अगर ये 10 लोग जो हैं इनकी सोच बुरी है तो ये काम कैसा करेंगे, बुरा काम करेंगे। इसका नतीजा क्या निकलेगा, मुल्क की तबाही पे निकलेगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो घूम फिर के ये बात आती है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसीलिए हम कहते हैं, अब इस सोच को मैं आइडियोलॉजी का नाम देता हूँ आसान लफ्ज़ों में। अगर इन 10 लोगों की आइडियोलॉजी जो है वो गलत है, आइडियोलॉजी जो है इन 10 लोगों की वो गलत है, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो गलत काम करेंगे, और गलत काम करेंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, कंट्री जो है उसके ऊपर बुरे असरात मुरतब होंगे। और अगर इन 10 लोगों की सोच जो है, आइडियोलॉजी जो है वो अच्छी है, देखिए आइडियोलॉजी ये नहीं कि अच्छी ही हो, बुरी भी हो सकती है भाई, समझ आ गई बात। कुछ लोगों का ख्याल होगा कि हमारी आइडियोलॉजी ये है और उनके ख्याल में वो सही है। जैसे कि डाकू वगैरह हैं, चोर हैं, डाकू या चोर, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, लुटेरों की, डाकुओं की, चोरों की इनकी आइडियोलॉजी क्या है, दूसरे लोगों को लूटो और अपना पेट भरो, ये इनकी आइडियोलॉजी है। और इनके ऊपर इनको पूरा यकीन है कि दूसरे लोगों को मारो जायज़ है, इनका माल हड़पो ये भी जायज़ है, ये इनकी आइडियोलॉजी है। समझ आ गई बात? तो फिर क्या है, वो वैसे ही काम करेंगे। अब वो अपनी समझ में सही काम कर रहे हैं, अपनी समझ में उनकी आइडियोलॉजी सही है, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी तो गलत है। क्यों? क्योंकि उसके गलत असरात निकल रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं, उनके माल को हड़प रहे हैं। समझ आ गई बात? तो आइडियोलॉजी अगर अच्छी है तो काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। ज़रा बात को समझिएगा। तो आइडियोलॉजी एंड नेशनल कैरेक्टर, आइडियोलॉजी आपकी सोच एंड नेशनल कैरेक्टर और कौमी किरदार आपकी, यानी कि 10 जो लोग हैं जिन्होंने ये मुल्क बनाया है, इस मुल्क के रहने वाले ये 10 लोग हैं, इन 10 लोगों की अगर आइडियोलॉजी अच्छी है तो अल्टीमेटली इसका क्या रिजल्ट निकलेगा कि कौमी किरदार बड़ा अच्छा होगा, दूसरी अक़वाम जो है, दूसरे मुल्क जो हैं वो अच्छा जानेंगे। और अगर इन 10 लोगों की आइडियोलॉजी गलत है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, नेशनल कैरेक्टर या कौमी किरदार पर बुरे असरात मुरतब होंगे। बात को ज़रा समझिएगा, समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर जो हम चीज़ लेके चल रहे हैं, आइडियोलॉजी को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, अच्छी सोच लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आइडियोलॉजी और नेशनल कैरेक्टर, आपकी सोच, आपकी आइडियोलॉजी और कौमी किरदार के ऊपर उस आइडियोलॉजी के मस्बत असरात के लिए, अच्छे असरात के लिए क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है, वो शराइत क्या हैं, शराइत, वो शराइत क्या हैं या वो कंडीशंस क्या हैं, शराइत क्या हैं और वो कंडीशंस क्या हैं जिससे आपकी आइडियोलॉजी जो है वो अच्छी होगी और उसके नतीजे में आपका अमल भी अच्छा होगा और उसके नतीजे में आपका कौमी किरदार भी अच्छा होगा। बात समझ आ रही है? तो वो शर्तें क्या हैं जिससे आप जो है वो नेशनल कैरेक्टर बना सकते हैं, कौमी किरदार जो है अपना बना सकते हैं? कौन सी शर्तें हैं उस आइडियोलॉजी की? तो वो लिखने जा रहे हैं अभी हम, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात यहाँ पर हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि आपकी आइडियोलॉजी लुटेरों डाकुओं वाली नहीं है, आपकी आइडियोलॉजी अच्छी है, पॉजिटिव आइडियोलॉजी है, ठीक है, उससे नुकसान नहीं हो रहा, उससे फ़ायदा हो रहा है, पहली बात। अच्छा, इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए पहली चीज़, पहली शर्त ये ज़रूरी है, फर्म बिलीव इन द आइडियोलॉजी।
आपको अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि मेरी आइडियोलॉजी सही है। समझ आ गई बात? फर्म बिलीव, फर्म का मतलब है मजबूत, बिलीव का मतलब है यकीन। पहली शर्त लिखने जा रहे हैं, ठीक है भाई। कौमी किरदार बनाने के लिए अच्छी आइडियोलॉजी की शराइत क्या है? पहली शर्त क्या है इसकी कि आपको अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर मजबूत यकीन होना चाहिए, फर्म बिलीव। हल्का फुल्का बिलीव नहीं कि किसी ने आपको कुछ आके समझाया, आपने बोला चलो भाई नहीं यार ये तो गलत हो गया, ये तो हमारी तो सोच गलत थी, हमारी तो आइडियोलॉजी गलत थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच जो है उसके ऊपर आपको मुकम्मल यकीन होना चाहिए। यहाँ पर वैसे फर्म का मतलब जो है वो काफ़ी सारे मतलब हैं इसके। फर्म का एक मतलब बिजनेस को भी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी फर्म कहा जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी फर्म कहा जाता है, यानी कि एक कारोबारी इदारा, कॉरपोरेशन है, कंपनी है, फर्म है, ठीक है। इसके अलावा फर्म का दूसरा मतलब क्या है? मजबूत। यहाँ पर क्या सेंस बन रहा है? फर्म बिलीव, मुकम्मल यकीन। तो सेंस वही बन रहा है अगर हम कहते हैं मुकम्मल यकीन। आपको अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर मुकम्मल यकीन होना चाहिए, मजबूत यकीन होना चाहिए। तो इन दोनों का सेंस एक ही बन रहा है। ऐसे नहीं कि आपकी आइडियोलॉजी जो है आपको उसके ऊपर कच्चा पक्का बिलीव हो, नहीं, आपको अपनी सोच के ऊपर कच्चा पक्का बिलीव हो। मिसाल के तौर पर आपकी आइडियोलॉजी ये है कि यार मुझे जो है वो इस दुनिया से एक दिन चले जाना है, तो मैं जाने से पहले जो है वो क्या करूं? मरना तो एक दिन है ही ना, तो क्या करूं? पैसे कमाऊं, दौलत कमाऊं, लोगों का हक खाऊं, लोगों को तकलीफ़ें दूं, ये करूं? नहीं। फिर आपकी आइडियोलॉजी बनती है, आपकी सोच बनती है कि यार एक दिन जब दुनिया से चले ही जाना है तो इतनी भाग दौड़ करने की ज़रूरत क्या है भाई? क्यों लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई जाए, क्यों उनको परेशान किया जाए? क्योंकि मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, जितनी दौलत कमाऊंगा, जितनी शोहरत होगी, दौलत होगी, प्रॉपर्टी होगी, कारोबार होगा, मिलें होंगी, फैक्ट्रियां होंगी, सब की सब तो यहीं रह जाएगा, कब्र में मेरे साथ थोड़ी ना जाएगा। आपकी आइडियोलॉजी देखें, ये कब्र में मेरे साथ थोड़ी ना जाएगा। अब कब्र में मेरे साथ क्या जाएगा? आप चाहते हैं यार लोग मुझे याद रखें, जब मैं चला जाऊं मुझे लोग तब भी याद रखें, मुझे दुआ दें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलेंगे कि नहीं यार मुझे लोगों के काम आना है, मुझे लोगों की खिदमत करनी है, बेलॉस होके, सेल्फलेस होके मुझे जो है उनकी खिदमत करनी है। अब क्या होगा? आपकी इस आइडियोलॉजी के ऊपर आपका यकीन होना चाहिए, मुकम्मल यकीन। अब आप उसके बाद फिर क्या करेंगे? आप सेल्फलेस हो जाएंगे जब आपकी ये सोच होगी नहीं यार मुझे लोगों की खिदमत करनी है। दूसरे लोग आपको क्या बोलेंगे? आपका मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे पागल हो गए ओ भाई, रिश्वत लो, हराम खाओ, झूठ बोलो, धोखा दो, प्रॉपर्टियां बनाओ, गाड़ी बंगले लो, सब यही कर रहे हैं यार, तुम ऐसे पड़े हो झोंपड़ी के अंदर, 2 कमरे के मकान में पड़े हो, किराए के मकान में पड़े हो, दुनिया देखो कहाँ से कहाँ चली गई है, तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतने बासलाहियत हो, इसको इस्तेमाल करो ना, अपनी इस तालीम को, अपनी इस सोच को, अपनी इस जहनीत को, आप इतने टैलेंटेड आदमी हो, इसको अगर आप इस्तेमाल करो और हलाल और हराम का फ़र्क छोड़ दो, लोगों के दुख और तकलीफ़ की बात को छोड़ दो, सही और गलत को छोड़ दो, आप सिर्फ अपना फ़ायदा देखो, आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, आपको शोहरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। लेकिन वो आप बोलते हैं कि नहीं यार मेरी ये सोच नहीं है, मेरी ये आइडियोलॉजी नहीं है, मेरी आइडियोलॉजी आपसे मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि आपको फर्म बिलीव है अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर, आपको फर्म बिलीव है अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर कि नहीं मेरी सोच, मेरी आइडियोलॉजी जो है वो, मेरे नज़रियात जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, मैं इनसे हटूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। 2 कमरे के मकान में रहना पड़ेगा, रह लेंगे, जब मर ही जाना है तो भाई इतनी भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत है? क्यों लोगों के हक खाएं, क्यों धोखा दें, क्यों हराम खाएं, क्यों सूद खाएं? सोचने की बात है। फिर आप अच्छे काम करेंगे। समझ में आ गई बात? और उसका नतीजा क्या निकलेगा? जब आप दुनिया से जाएंगे, चले जाएंगे, तब भी आप लोग आपको अच्छे अल्फाजों में याद करेंगे, अच्छे अल्फाजों में आपको याद करेंगे। और अगर आप सारी ज़िंदगी तकलीफ़ें, आपकी आइडियोलॉजी ये होगी
कि मुझे तो अपना मकसद पूरा करना है, कुछ ना कुछ करके, चाहे हराम खाना पड़े, चाहे लोगों की हक तलफी करना पड़े, चाहे जुल्म करना पड़े, चाहे कब्जे करना पड़े, कुछ भी करे। आपकी आइडियोलॉजी के ऊपर आपको फर्म बिलीव है कि यार यही सिस्टम दुनिया का चलता है, मुझे भी ऐसे ही चलाना है, बस छोड़ो बाकी बेकार की बातें। उसके नतीजे क्या निकलेंगे? जब आप दुनिया से चले जाएंगे आपको लोग लानते देंगे, बुरा भला कहेंगे, बद्दुआएं देंगे, और फिर महशर में आपके साथ क्या होगा, अल्लाह ताला आपके साथ क्या हिसाब करेगा, आप सोच सकते हैं फिर होगा क्या आपका। अल्लाह को तो मानते हैं ना, नहीं मानते? या फिर मानते हैं ना अल्लाह को, महशर को मानते हैं ना, हिसाब किताब के दिन को तो मानते हैं ना, फिर क्या होगा सोचिए ज़रा। तो आपकी आइडियोलॉजी, पहली बात यह कि पॉजिटिव है, सही है। दूसरी बात यह कि आपको अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर फर्म बिलीव है, मुकम्मल यकीन है कि मेरी आइडियोलॉजी, मेरी सोच, मेरे नज़रियात बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पर जो हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं वो ज़िंदगी को गुजारने के हवाले से बात नहीं कर रहे। याद रहे कि ये वो आइडियोलॉजी है जो कि मुल्क को लेके है, कौम को लेके है, ठीक है। तो जिस आइडियोलॉजी को लेके आपने मुल्क बनाया है, अब आप उस आइडियोलॉजी के ऊपर अपना मुकम्मल यकीन रखते हैं, फर्म बिलीव है आपको, फर्म बिलीव इन द आइडियोलॉजी। पहली शर्त ये है, फर्म बिलीव इन द आइडियोलॉजी। ठीक हो गई भाई बात? आगे चलते हैं। अब सिर्फ इसी से बात नहीं बनेगी कि आपको अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपनी नज़रियात के ऊपर मुकम्मल यकीन है, नहीं, सिर्फ यकीन से बात नहीं बनेगी भाई। आपको इसके साथ क्या करना पड़ेगा? कमिटमेंट। इसी के मुताबिक आपकी कमिटमेंट भी होनी चाहिए, इसी के मुताबिक आपकी कमिटमेंट भी होनी चाहिए। इसके हवाले से क्या बात हो रही है? इसके हवाले से बात की जा रही है, कमिटमेंट मीन्स डिवोशन विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। A person who acts in conformity with the national ideology fully devotes himself or herself to the cause of the nation। क्या बोल रहा है? कमिटमेंट मीन्स, कमिटमेंट का मतलब है डिवोशन। डिवोशन मतलब अपने आप को वक्फ कर देना, अपने आप को वक्फ कर देना, इसको कमिटमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको हम कहते हैं बड़ा कमिटेड है भाई। क्यों? जो कमिटमेंट करता है, जो सोचता है, जो बोलता है, उस पर अमल भी करता है। आ गई ना बात? देखें, फर्म बिलीव इन द आइडियोलॉजी, जो उसकी सोच होती है उसके मुताबिक वो उस सोच से, उस आइडियोलॉजी से कमिटेड रहता है कि नहीं, जैसी मेरी आइडियोलॉजी है वैसा मुझे अमल भी करना है, वैसा मुझे अमल भी करना है। कि मैं तो ये मानता हूँ कि भाई मेरी आइडियोलॉजी है कि हाँ दुनिया से चले जाना है और जो है अल्लाह को जवाब देना है, तो हमें जो है वो अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन अच्छे काम तो आप कर ही नहीं रहे। हमें लोगों का माल नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप तो लोगों का माल खा रहे हैं। आपको लोगों की जगहों पे, प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो कब्ज़ा कर रहे हैं। हालांकि आपकी आइडियोलॉजी, आपको बड़ा यकीन है अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आपके सिर्फ सोच रखने से बात नहीं बनेगी, आपको उस सोच के मुताबिक, उस आइडियोलॉजी के मुताबिक आपको अमल भी करना है। यू मस्ट बी कमिटेड विद योर आइडियोलॉजी, कि नहीं जैसी मेरी सोच है मुझे इस पर अमल भी करना है। ठीक है, आगे ये तफसीलात बता रहे हैं। अच्छा, आगे क्या है फिर? पहली चीज़ हो गई, पहली शर्त क्या हो गई कि अगर आपको कौमी किरदार बनाना है, पूरी नेशन का किरदार बनाना है, पूरी कौम का किरदार बनाना है, तो आपकी आइडियोलॉजी के ऊपर पहली शर्त क्या है? आपको अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि सिर्फ यकीन नहीं होगा आपको अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर, बल्कि आपको अपनी इस आइडियोलॉजी के साथ कमिटेड भी होना चाहिए कि आपको अमल जो है, आपके एक्शंस जो हैं, वो भी आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक होने चाहिए, एक्शंस। ठीक हो गया भाई? तीसरी शर्त की तरफ चलते हैं। आपको अपनी आइडियोलॉजी पे यकीन है और आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ कमिटेड भी हैं, आपके एक्शंस भी आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक हैं। तीसरी चीज़, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। ईमानदारी। अब ज़रा स्टेप देखिएगा, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच है, हाँ दुनिया से चले जाना है भाई एक दिन, तो लोगों की खिदमत करें, लोगों के लिए अच्छे काम करें, यह आपकी आइडियोलॉजी है, आपकी सोच है। और अपनी इस सोच, इस आइडियोलॉजी पे आपको मुकम्मल यकीन है। ओके फाइन, स्टेप नंबर 1 हो गया।
स्टेप नंबर 2 कमिटमेंट। आपके एक्शंस, आपके काम भी जो है अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक हैं। अब आपके काम जो आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक हैं, वो काम जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ये नहीं कि काम तो आप कर रहे हो, कच्चा पक्का कर रहे हो। जैसे आपकी आइडियोलॉजी पे आपको मुकम्मल यकीन है, दुनिया से चले जाना है, इसीलिए लोगों की खिदमत करनी है, झूठ नहीं बोलना, धोखे नहीं देने, कब्जे नहीं करने, ठीक है। और आप किसी हद तक कर भी रहे हैं, किसी हद तक कर भी रहे हैं आप, लेकिन फुली नहीं कर रहे, मुकम्मल नहीं कर रहे। कहीं तो आप देख रहे हैं कि हाँ यार, जो कि आजकल चल रहा है दुनिया में, इसको हाइपोक्रेसी कहते हैं, मुनाफिकत कहते हैं, चल रहा है ना दुनिया में। कुछ चीज़ों पे तो कर लेते हैं, फिर कुछ चीज़ों पे बोलते हैं नहीं यार हमारे बस की बात नहीं है, छोड़ो। मिसाल के तौर पे झूठ नहीं बोलना है भाई, ठीक है, सच बोलना है। तो कहीं तो आप सच बोल रहे हैं, कहीं आप झूठ भी बोल रहे हैं। किसी जगह पे आप जो है वो लोगों का हक नहीं खा रहे, तो किसी जगह पे खा भी रहे हैं। किसी जगह पे लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर रहे, कहीं पे कर भी रहे हैं। कहीं पर आप जो है वो हराम नहीं खा रहे, तो कहीं हराम खा भी रहे हैं। कहीं पे सूद नहीं खा रहे, तो कहीं पे सूद खा भी रहे हैं। यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर कमिटमेंट, यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर कमिटमेंट। आप मुखलिस नहीं हैं, आप ईमानदार नहीं हैं। यहाँ पर ईमानदारी या मुखलिस का सेंस बनता है इसके साथ, कि आपको अपनी कमिटमेंट के साथ, एक्शंस के साथ क्या होना पड़ेगा, आपको ईमानदार होना पड़ेगा, मुखलिस होना पड़ेगा। ऑनेस्टी जो है ना, ऑनेस्टी आपको दिखानी पड़ेगी कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपनी कमिटमेंट्स के साथ। समझ में आ रही है बात आपको? ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि चौथी शर्त ये है कि हार्ड वर्क, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हम काम करते हैं, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, एक होता है मेहनत करना, फिर हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। फिर आप बहुत ज़्यादा जब मेहनत की बात करते हैं तो भाई ये होता है कि आप अपने आप को नहीं देखते, अपनी सेहत को नहीं देखते, अपने लिबास को नहीं देखते, अपने कामों को नहीं देखते, अपनी ज़ात को नहीं देखते, अपनी फैमिली को नहीं देखते। आप जो है वो सिर्फ क्या करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं। आप मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, बेकार के कामों में जो है वो वक्त ज़ाया नहीं करते, आप हार्ड वर्किंग करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट, पांचवी शर्त क्या है इसको लेके, सॉरी आगे पीछे हो गया भाई, ये पांचवा पॉइंट था हार्ड वर्किंग, चौथा पॉइंट पीछे निकल गया। पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म का मतलब है हुब्बुल वतनी, हुब्बुल वतनी। हुब का मतलब होता है मोहब्बत, वतन से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत। पैट्रियोटिज्म, कि आप कितने पैट्रियोटिक हैं, आपको अपने वतन से कितनी मोहब्बत है। बातें नहीं, खाली खुली बातें नहीं कि हमें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है भाई, हमें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, हम तो बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं, लेकिन आप हार्ड वर्क तो कर ही नहीं रहे। आपकी पैट्रियोटिज्म का क्या करना है? ऐसी पैट्रियोटिज्म जो सिर्फ बातों की हद तक रहे, इसका क्या करना है? आप अगर अपने वतन से मुखलिस हैं, पैट्रियोटिक हैं, तो उन अनासिर को वोट न दें आप जिन्होंने इस मुल्क की तबाही की है। अगर आप अपने मुल्क से मुखलिस हैं तो उन अनासिर को वोट न दें जिन्होंने इस मुल्क की तबाही की है। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन आप जो है बोलते हैं कि हम तो बहुत मुखलिस हैं, पैट्रियोटिक हैं अपने मुल्क के साथ, लेकिन हाँ हम जो है वोट इन्हीं को देंगे, भले वो मुल्क की तबाही कर रहे हो पिछले 30-40 सालों से, तबाही 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 तबाही। आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं बड़ा पैट्रियोटिक हूँ, मैं बड़ा हुब्बुल वतन हूँ, मुझे वतन से बड़ी मोहब्बत है, और वतन की तबाही करने वाले को आप वोट भी देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको जो है वो पैट्रियोटिक होना पड़ेगा सही मायनों में। उसके बाद आखिरी जो छठा पॉइंट है यहाँ पर वो है नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफाद। नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफाद, कौमी मफाद। मफाद का मतलब है फ़ायदा, कौमी मफाद मतलब
फ़ायदा, कौम का फ़ायदा, ये एक ऐसे ही पॉइंट है जिसको नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, कौमी मफाद। आपके जहन में कौम का फ़ायदा होना चाहिए। जब आप कौम का, मुल्क का फ़ायदा सोचते हैं ना, तो फिर आपके अपने फ़ायदे जो है वो साइड में हो जाते हैं, आप सेल्फलेस हो जाते हैं, आप अपनी ज़ात को साइड में छोड़ देते हैं। आप बोलते हैं यार मेरा नुकसान होता है होने दो, लेकिन मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए, मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट की बड़ी पहचान क्या है कि आप जो है वो जंग लग जाती है, हालत जंग के अंदर तो जंग हो जाती है किसी दुश्मन मुल्क से, तो फिर आप या तो ये करेंगे यार जल्दी से वीज़ा लो दूसरे मुल्क का, चलें इस मुल्क को छोड़ो। अपनी जान जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट, आपका ज़ाती मफाद क्या है, मुल्क को छोड़ो भाई, यहाँ तो जंग शुरू होने वाली, हमला हो गया है, आपके पास पैसा है, माल है, वो समेटा और आपने बोला चलो यहाँ से निकलते हैं, बस अब इस मुल्क में तो हमला हो गया है। अभी आपने किसको प्रेफर किया, किसको तरजीह दी? आपने पर्सनल इंटरेस्ट को तरजीह दी, अपने ज़ाती मफाद को आपने पहले देखा, आपने नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ दिया, कौमी मफाद को छोड़ दिया। आपको ये करना चाहिए था कि नहीं यार कोई मसला नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट, मेरा ज़ाती नुकसान होगा, मैं यहाँ पर रहूँगा, मसाइल होंगे, परेशानियाँ होंगी, कारोबार ख़राब होगा, तकलीफ़ें होंगी, जो कुछ भी होगा, मेरी ज़ात को तकलीफ़ होगी, मेरे फ़ायदे जो हैं, पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो ख़राब होंगे, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट तो ख़राब नहीं होंगे। मेरा यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये कौम आपको तैयार करती है, ये मुल्क आपको तैयार करता है, आपको एक नाम देता है, आप इस मुल्क की मट्टी में पले बड़े जवान होते हैं, खाते हैं पीते हैं, हवा पानी आपको मिलता है, आप यहाँ तालीम हासिल करते हैं और डिग्री लेने के बाद इस मुल्क से आप इस मुल्क से चले जाते हैं, आप दूसरे मुल्क चले गए, अमेरिका चले गए, स्विट्ज़रलैंड चले गए, और वहाँ पर जाके आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जाके आप उनकी खिदमत कर रहे हैं। क्यों यार, हमारे मुल्क में स्कोप नहीं है, क्या करें, वहाँ इतने पैसे मिलते ही नहीं हैं, इतनी अर्निंग होती ही नहीं है यार, वहाँ पर माहौल तो इतना ख़राब लगा हुआ है, आए दिन की लड़ाई झगड़े चलते हैं, ये मसले हो जाते हैं, वो मसले हो जाते हैं, लोड शेडिंग बहुत है, पानी के मसले हैं, गैस के मसले हैं, बिजली के मसले हैं, ठीक है भाई, और पैसे भी इतने नहीं मिलते, इसलिए बस मैंने पढ़ लिख लिया, अब मैं यहाँ से जाऊँगा, दूसरे मुल्क जाऊँगा, उसकी खिदमत करूँगा। आपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखा, अपने ज़ाती फ़ायदे को देखा कि बस, आपने ये नहीं सोचा कि यार मैं इतना तालीम याफ्ता जो हुआ, पढ़ा लिखा जो हुआ, किस जगह पे हुआ, इसी मुल्क में हुआ ना, इसी मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया, तालीम दी, खुराक दी, लिबास दिया, रिहाइश दी, इस मुल्क ने दिया। अब जबकि मैं तैयार हो चुका, पढ़ लिख के इस काबिल बन गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस मुल्क को छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? यहाँ पर तो अच्छी कमाई नहीं होती, इतने पैसे नहीं कमा पाऊँगा, मुल्क से बाहर जाऊँगा तो वहाँ पैसे कमाऊँगा। आप सिर्फ पैसे ही नहीं कमाएंगे, आप दूसरे मुल्क का काम भी करेंगे। आप ये नहीं सोच रहे कि आपकी सलाहियतों से दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे। जिस मुल्क ने आपको बासलाहियत बनाया, वो मुल्क आपसे कोई फ़ायदा ले ही नहीं रहा। तो आपने क्या किया, आपने पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट पे कुर्बान कर दिया, आपने अपने ज़ाती फ़ायदे को कौमी फ़ायदे पे कुर्बान कर दिया। अब ये अगर हालात होंगे तो क्या होगा, क्या कौमी किरदार डेवलप होगा, क्या एक नेशन, एक कौम का किरदार दुनिया के सामने आएगा कलेक्टिवली? नहीं आएगा। आपको पहली बात यह है कि अगर आपकी आइडियोलॉजी अच्छी है, आपको उस पर यकीन है, इसका रिज़ल्ट किधर निकलेगा, कौमी किरदार पर निकलेगा, नेशनल कैरेक्टर पर निकलेगा। आपकी नेशन एज अ होल दुनिया के सामने जगमगाएगी। पाकिस्तानी नेशन, यार क्या बात है, आपको ये नहीं बोला जाएगा आसिफ साहब आपने दुनिया में ये गलत काम कर दिया। समझ में आ रही है बात? आप अमेरिका चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, वहाँ पर आपको गलत काम कर देते हैं, आप बेईमानी करते हैं या झूठ बोलते हैं, तो वहाँ पर वो ये लोग नहीं बोलेंगे ये आसिफ साहब आपने, आसिफ सर आपने जो है वो झूठ बोला है, आपने बेईमानी की है, आपने धोखा दिया है। नहीं 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 नहीं, वो ये नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी आया था, वो करके गया। क्या हुआ?
नतीजा क्या निकला? नेशनल कैरेक्टर, आपका कौमी किरदार क्या रहा? और ऐसे ही 10, 20, 50, 100 लोग जो है वो मुल्क से बाहर जाके गलत काम करेंगे तो वो ये नहीं बोलेंगे आपने गलत काम किया, बोलेंगे पाकिस्तानी था, उसने गलत काम किया। और एज अ होल अगर आप कौम की बात करते हैं, अपनी कौम की बात करते हैं, तो कौम की बात करेंगे तो आप सबसे पहले तो मुसलमान है उसको सोचें भाई, पाकिस्तानी बाद में है, पहले मुसलमान है। तो फिर वो पाकिस्तानी भी बाद में बोलेंगे वो मुसलमान था जो ये काम कर गया। कितनी तकलीफ़ की बात होगी जब एक मुसलमान के बारे में बात बोली जाएगी। अब मुसलमान से मतलब पूरी मुसलमान कौम तबाही हो गई। अब कोई बेचारा शरीफ सच्चा मुसलमान भी वहाँ पर जाएगा, उनके जहन में क्या बात होगी? दैट मुस्लिम हु केम हेयर एंड डिस्ट्रॉयड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ आवर सिस्टम एंड ही इज़ अ मुस्लिम टू, दैट्स व्हाई ही विल डू द सेम। बोला वो जो चला गया वो मुसलमान था, उसने हमारा सिस्टम तबाह कर दिया था, ये जो आया ये भी मुसलमान है, ये भी यही करेगा। व्हाट इज दिस नाउ? मुस्लिम को छोड़ें, नेशनल कैरेक्टर पाकिस्तानी पे आ जाए, तो बात समझ में आ रही है? तो कौमी किरदार के ऊपर आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच जो है वो कितना असर डालती है। आपकी आइडियोलॉजी अच्छी है तो आपको उस पर यकीन होना चाहिए, फिर आप अपनी उस आइडियोलॉजी के साथ कमिटेड हों कि आपके एक्शंस जो हैं उसी के मुताबिक होने चाहिए। उसके बाद आप इन एक्शंस के साथ ऑनेस्ट हों, ईमानदार हों। ये नहीं कि कुछ आपके मामलात तो सही हों, कभी कभी तो आपके मामलात सही हों और कभी कभी आपके मामलात गलत हों, कच्चे पक्के काम नहीं हो। यू मस्ट बी ऑनेस्ट, आपको मुखलिस होना है अपनी कमिटमेंट्स के साथ, और हार्ड वर्क, आपको मेहनती भी होना है, और पैट्रियोटिज़म, आपके अंदर हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत भी होनी चाहिए, और नेशनल इंटरेस्ट, और सबसे आखिर में आपके पर्सनल इंटरेस्ट, बाद में पहले नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफाद जो है वो सामने आपके होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो इसका रिज़ल्ट कहाँ निकलेगा? पूरी दुनिया में आपकी कंट्री, आपके नेशन और आपके नेशन के नेशनल कैरेक्टर, कौमी किरदार पर इसका असर ज़ाहिर होगा। पाकिस्तानी नेशन हैज़ अ गुड कैरेक्टर, ये फिर लोग दुनिया में बोलेंगे। ये एक जुमला, बात समझ आ रही है? अब ज़रा इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 11 खोल लीजिए, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? आइडियोलॉजी एंड नेशनल कैरेक्टर। नेशनल कैरेक्टर बता चुका हूँ, कौमी किरदार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कह रहा है कैरेक्टर इज़ द सम टोटल ऑफ हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड वे ऑफ लिविंग ऑफ एन इंडिविजुअल। सम टोटल, सम टोटल मतलब जमा। दूसरी बात क्या है? हैबिट्स, आदतों को कहते हैं, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं। एटीट्यूड्स, रवैये, एटीट्यूड रवैया, रवैया या बर्ताव या बिहेवियर भी इसको कहते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो हम ये कहते हैं ना बड़ा एटीट्यूड है भाई आपके अंदर, मतलब आपका बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं है, इसको हम एटीट्यूड कहते हैं। तो एटीट्यूड आपका रवैया, आपका बर्ताव। एंड द वे ऑफ लिविंग ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब पहले भी कई दफ़ा लिखवा चुका हूँ, इंडिविजुअल का मतलब है फ़र्द, कोई फ़र्द। फिर बता देता हूँ, इंडिविजुअल मतलब फ़र्द। द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या आगे लिखा हुआ है? कैरेक्टर की डेफिनेशन पहले लिखी हुई है। कैरेक्टर क्या है? सम टोटल ऑफ हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड द वे ऑफ लिविंग ऑफ एन इंडिविजुअल। सम टोटल है किस चीज़ का? हैबिट्स का, एटीट्यूड्स का और वे ऑफ लिविंग, कि कोई अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है, उसकी आदतें कैसी हैं, उसका रवैया कैसा है। इन सब चीज़ों का सम अगर किया जाए, जमा किया जाए, तो इससे क्या बनता है? आपका किरदार बनता है, आपका कैरेक्टर बनता है। ठीक है, आगे लिखा है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड। इट यहाँ पर किसको बता रहा है? इट का मतलब कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल।
आपका किरदार जो है वो किससे असरअंदाज होता है? आपकी आइडियोलॉजी से। जैसी आपकी सोच होगी वैसा आपका किरदार होगा। इन्फ्लुएंस मतलब असरअंदाज होना। असरअंदाज होना। द फॉलोइंग एलिमेंट शेप द नेशनल कैरेक्टर। शेप का मतलब है यहाँ पे शक्ल देना। शेप का मतलब वैसे होता है शक्ल, यहाँ पर जो मतलब है इसका शक्ल देना, शक्ल देना। एलिमेंट के बहुत सारे मतलब हैं। एलिमेंट का जो है वो केमिस्ट्री की दुनिया में एलिमेंट उन चीज़ों को कहा जाता है जो एक ही किस्म के आइटम से मिलकर बनती हैं। एलिमेंट का यहाँ पर जो मतलब है उसका मतलब है पार्ट या हिस्सा, पार्ट या हिस्सा। फिर पहली हेडिंग आ जाती है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको पता लग जाए। पहली हेडिंग फॉर्म बिलीव इन द आइडियोलॉजी। अब इसके मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मतलब लिख रहा हूँ। अ फॉर्म बिलीव इन द नेशनल आइडियोलॉजी कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टुवर्ड्स द डेवलपमेंट मुस्लिम कैरेक्टर इनटू नेशनल स्पिरिट एंड हिज हर एक्शंस शैल नॉट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेशनल इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर फर्म बिलीव जो है, अब यहाँ पर इसके लिए मैं समझता हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने काफ़ी दे दी है, तो ऐसा करते हैं, इसके बहुत सारे वर्ड्स होंगे, टाइम लग जाएगा उसके अंदर, तो इसके अभी भाई पार्ट 1 कर लेते हैं। क्या करें, मजबूरी है अभी। ठीक है, पार्ट 1 कर लेते हैं। पार्ट 2 के अंदर ये जो सारे वर्ड लिखे हुए हैं इन सब की जो है वो आपको फिर मीनिंग भी बताएंगे और उसके बाद ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर दूं अपनी ये बात कि अगला जो चैप्टर शुरू होगा मेकिंग ऑफ पाकिस्तान वाला, उसके अंदर वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ूंगा मैं, ये बात ज़हन नशीन कर लें। ये चैप्टर था ऐसा जिसमें वाकई मुश्किल अल्फाज थे जिनको मैंने एक्सप्लेन किया आसानी के साथ। अगले चैप्टर में ऐसा नहीं करूँगा, इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे हम। दूसरी बात ये कि ये भी नहीं होगा कि उसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको छोड़ दूंगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका भी मतलब आपको यहाँ पे लिख के दूंगा ताकि आपको सहूलत हो। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।